प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 10 के पाठ 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी, जो कि खालिस्तान और सही विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर थे। आज हम उसी के आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं, चूँकि इस अध्याय से ब्लूप्रिंट के आधार पर पिछले वर्ष के यदि आधार को देखा जाए तो 10 नंबर के प्रश्नों को उत्तर आना है। तो यहाँ पर ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को सुने, आपके पास जो बुक है उसमें भी इनके आंसर दिए हुए हैं, और इनको लिखें और तैयार करें। आइए तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर पहला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, मृदा अपरदन, मृदा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऊपरी उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसे हम मृदा कहते हैं। तो मृदा का अपरदन, अपरदन से मतलब होता है खुदना, बहना, कटना। तो जब मृदा वायु जल के द्वारा कट जाए, बह जाए, तो उसको हम मृदा का अपरदन कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं? जैसे कि अब ये मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन एक दूसरे के अपोजिट। मृदा का अपरदन अर्थात मिट्टी का खुदना, कटना, बहना, और संरक्षण अर्थात उस मिट्टी का जो खुद जाती है, कट जाती है, बह जाती है वायु और बहते हुए जल के कारण उस मिट्टी को बचाए रखना, ये संरक्षण कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक हो गया है। प्रश्न नंबर 30 है, भौम जल पाने के स्रोत क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अर्थात जल, हमने आपको बताया कि भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं, तो हाँ, उनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से निकलता है वो? तो हम लोग देखते हैं अपने व्यवहार में कि भूमि के अंदर से जल हम कुएं के माध्यम से निकालते हैं, ट्यूबवेलों के माध्यम से निकालते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं, आसान सा सवाल है कि कुआं व ट्यूबवेल भौम जल पाने के स्रोत हैं, और इसका उपयोग हम कृषि की सिंचाई में, बागवानी और उद्योग के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? तो ये 4 नंबर जो प्रश्न है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार, तो इसका उत्तर है 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पहला है पर्यावरण में स्थिरता लाना, इसका पहला मुख्य आधार कि भाई वन नीति जो घोषित की गई थी 1988 में, तो इसके कारण क्या, पर्यावरण में स्थिरता आएगी। दूसरा, जीव जंतु व वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। अगला है लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करना। तो इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। संशोधित वन नीति 1988 के मुख्य आधार में पर्यावरण में स्थिरता लाना, ये, और जीव जंतु व वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो भारत में यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती हैं उनमें है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी
और पर्वतीय मिट्टी। 6 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर है, वन संसाधन का प्रबंधन, व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, गुलाबी क्रांति क्या है? 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो गुलाबी क्रांति से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? तो गुलाबी क्रांति हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों जैसे कि सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलू, चीड़, खूबानी, बादाम। हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति कहा गया है। अगला और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के 4 परमाणु बिजली घरों के नाम बताइए और ये प्रत्येक किस राज्य में स्थित हैं? तो पहला है तारापुर परमाणु बिजली घर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोटा ये राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु बिजली घर ये तमिलनाडु में, और नरोरा तमिलनाडु बिजली घर ये उत्तर प्रदेश में है। तो तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये आज के वीडियो के ये पार्ट 1 के ये प्रमुख परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर थे। अगले वीडियो में हम इस पार्ट के 2 भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। मैं महेंद्र पटेल।